जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका चाय सीरीज की क्लास नंबर 10 में। और शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव कोट के साथ, क्योंकि इस सीरीज को हम लोग को इस कोट की बहुत ज़रूरत भी है। राह कठिन हो चाहे जितनी, हिम्मत कभी झुकती नहीं, जिसके इरादे मजबूत हों उसकी मंजिल रुकती नहीं। इससे मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी चाय सीरीज है, दफ्तर सीरीज है, वो तो चल ही रही है। आपके लिए बहुत जल्दी रिसेंट एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट आने वाले हैं, जो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो। जो 25 क्वेश्चन है, जिस प्रोपोर्शन में आते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ, और जिस सब्जेक्ट से जितनी चीजें आती हैं उतने ही वो आपको लाए जा रहे हैं, उसमें आपको श्योरिटी से रियल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। बहुत जल्दी अगले एक हफ्ते में ये आपको देखने को मिल जाएंगे मेरी तरफ से, इन सब चीजों के साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन यूनानी ग्रीक्स किस नाम से संबोधित किया करते थे? ये बच्चों इंडी के नाम से संबोधित किया करते थे। इससे मुझे याद आया, कल मैंने एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक 2 घंटे का लेक्चर लिया है बच्चों। दफ्तर सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो चुकी है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आईवीसी और वैदिक एज हमने पढ़ाया है। आज होने जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जैनिज्म और बुद्धिज्म। 3 बजे आप वहां मेरे से लाइव जुड़ सकते हैं। मैं कैसा पढ़ाता हूं, ठीक ठाक पढ़ाता हूं या नहीं, वो आप आज की क्लास में देख सकते हो। और अगर आपको और भी देखना हो तो एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास आईवीसी की देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो लेवल चाहिए वो हम पढ़ा रहे हैं, उससे अपर पढ़ा रहे हैं या उससे लोअर पढ़ा रहे हैं। दफ्तर सीरीज का बच्चों फायदा उठाओ, एग्जाम में से जब आओगे तो ये सीरीज आपको बहुत यूजफुल साबित होगी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या है? आंसर है हमारा इंडी के। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के बीच सबसे कम अंतर अनुभव करता है? यानी कि जहां पे जब गर्मी होगी तो देखो एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या है, दिल्ली में तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहां सर्दी होती है तो सर्दियों में इतनी सर्दी होती है कि टेम्परेचर बच्चों 0 के आसपास भी आता है, 1, 2, 3 डिग्री तक तो रहता ही है। और जब गर्मी होती है तो गर्मी भी यहां 45 डिग्री तक होती है। तो यानी कि बीच का वेरिएशन जो औसत है वो बहुत ज्यादा है। ये पूछ रहा है कि ज्यादा कहां नहीं है, तो वो है बच्चों मुंबई। मुंबई में जब ठंड होती है बहुत ज्यादा, तो वहां बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, 22 से 23 डिग्री के आसपास, और जब गर्मी होती है तो वो भी 33 डिग्री के आसपास। यानी कि जो वेरिएशन है वो मात्र 10 डिग्री का होता है। ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसको गलत करके आते हैं। श्रीनगर बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहां पे ठंड तो बहुत होगी लेकिन गर्मी उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो जो वेरिएशन है जो सबसे कम है वो बच्चों मुंबई में होगा। नेक्स्ट, संविधान के प्रत्योजना विच आर्टिकल डिफाइंस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों देखो, जो भाग आपका 1 है, भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक स्टेट और यूटीज के बारे में कहा है, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 क्या बात करता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन। तो क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में। लेकिन आप लोग आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अंतर जानो। आर्टिकल नंबर 2 होता है कि ऐसा एक रीजन, ऐसा एक स्टेट जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन अब उसको भारत का हिस्सा बनाया गया है, ये आर्टिकल 2 से होता है। आर्टिकल 2 का सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों सिक्किम, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन अब उसको हमने जोड़ लिया था, यानी कि नया स्टेट बना है लेकिन पहले नहीं था। आर्टिकल 3 में जो नए राज्य बनेंगे, इसमें भी नए राज्य बनेंगे, लेकिन ये नए राज्य बच्चों इंटरनल, आंतरिक रीएडजस्टमेंट से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूपी से अगर निकल के उत्तराखंड बना है तो ये नया राज्य तो बना है, लेकिन ये आर्टिकल 2 में नहीं आएगा। अरे उत्तराखंड का जो ये एरिया था पहले भी भारत में ही था या नहीं? तो ध्यान से सुनो, आर्टिकल 2 मतलब ऐसे प्रदेश जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे वो जोड़े जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 3 के पहले भी थे लेकिन आंतरिक में, कि यानी कि एक स्टेट से 2 बन गए, 2 से 1 बन गया। किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज अगर होना हो या कुछ भी अगर सीमा में बदलाव अगर लाना हो तो वो बच्चों आर्टिकल 3 से ही होता है। याद रखना वर्ड, इंटरनल री एडजस्टमेंट। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 239 आप लोग जानते हो कि ये केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, यूटी के। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, ये देखो मनी मल्टीप्लायर की बात की गई है। मैंने इकोनॉमिक्स 11 लेक्चर्स में खत्म की है बच्चों, उसके बाद जो भी अब चीजें होंगी उसको हम लोग प्रैक्टिस से भी करेंगे। तो अगर आप वो 11 लेक्चर इकोनॉमिक्स के, वो 14 लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के, एंशिएंट को मैं एक हफ्ते में ही खत्म करने की कोशिश
करूंगा 7 दिन में वो, अगर ये आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगे तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन की जो मैं प्रैक्टिस लेके आऊंगा रियल एग्जाम में, वो आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, रियल एग्जाम वाली फीलिंग आपको देके जाऊंगा कि 8 से 10 ज्यादा क्वेश्चन आपसे लगेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि रियलिटी बच्चों यही है। उसके बाद देखो ये क्या है, इसमें क्या कहा है कि जब कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल एक्ट एज अ लीकेज एंड रिड्यूस द मनी मल्टीप्लायर, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ कैश है और तुम उस कैश को अगर रखे जा रहे हो घर में, गुल्लक में, संदूक में, और वो अगर बाहर नहीं जा रहा तो ये मनी सप्लाई में नहीं आएगा, तो इसी को बच्चों लीकेज बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, हायर रिजर्व हेल्ड बाय बैंक, अगर बैंक अपने रिजर्व बढ़ा देगा तो उससे आरबीआई मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, गलत, उससे मनी मल्टीप्लायर घटेगा। मान लो पहले रिजर्व था 20 करोड़ का, अब अगर बढ़ा दिया है 30 करोड़, तो रिजर्व ज्यादा हो जाएगा, तो पैसे देने के लिए कम हो जाएंगे। इन चीजों को आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स वाली क्लास पढ़ी हुई है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। अगर हाई कैश रिजर्व रेशियो होगा तो ये बैंकिंग के सिस्टम को कम मतलब रिड्यूस करेगा पैसे देने के लिए, सही बात है। पहले मान लो 30 करोड़ था, बैंक मान लो कितने का है, 100 करोड़ का है, तो लोगों के पास कितने पैसे जा सकते हैं, 70 करोड़। लेकिन अगर ये बढ़ा दिया गया और इसको अगर कर दिया गया 40 करोड़, तो अब लोगों के पास कितने जाएंगे, 60 करोड़। यानी कि अगर आप रिजर्व बढ़ा दोगे तो बच्चों मनी सप्लाई घटेगी या नहीं। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, यानी कि 1 and 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर्स, साइंस का क्वेश्चन है बच्चों। अगर एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, अप्लाई की गई है ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा स्पीड में या डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है। और इसकी बात की गई है न्यूटन के पहले सिद्धांत में, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। हमने कभी स्कूल में याद किया था और आज तक याद है, सुना दूं क्या, मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड टू इट। समझे क्या बात, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक्सेलरेट करने के लिए बैलेंस फोर्स चाहिए, बिल्कुल गलत। एक्सेलरेट करने के लिए बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, और ये बात बताता है कौन सा, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, ये देखो, ये पाइका नृत्य है, जो कि क्या है हमारा, पाइका नृत्य के प्रदर्शन खंडों को क्रमबद्ध कीजिए। कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से है। ये बच्चों कहां पे परफॉर्म किया जाता है, ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। अब देखो, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो पहले उसको शंखनाद किया जाता है, नहीं, यानी कि शंख बजा के उसको स्टार्ट किया जाता है, नहीं, तो सबसे पहले ब्लोइंग द वॉर कॉन्च यानी कि शंख, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा। तो पहला अगर यहां है तो इस 2 को काट दो और इसको काट दो। उसके बाद क्या होता है, ढाल तलवार अभ्यास, फिर होता है दूसरा, फिर होती है कलाबाजी, और लास्ट में होता है जय जगन्नाथ का सामूहिक विजय उद्घोष। यानी कि बच्चों 1 2 3 4 किस फॉर्म में आएंगे कि सबसे पहले युद्ध शंख, उसके बाद ढाल तलवार, उसके बाद कलाबाजी और उसके बाद जय जगन्नाथ। यानी कि 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा बाल को, ठीक है। ये लो, फिर अब इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स यूज्ड एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड समझो होते क्या है ना। फाइनल गुड क्या होता है, फाइनल गुड जो बिकने के लिए या कंज्यूम करने के लिए तैयार है, जैसे कि ये शर्ट है, ये फाइनल गुड है। इसमें जो ये लगे हुए बटन है, कलर है, ये सब इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड का इस्तेमाल किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और दूसरा, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और इनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, ड्यूरेबल का मतलब क्या है, कि ये शर्ट अगर किसी मशीन से बनाई गई है तो वो मशीन क्या है, वो मशीन कैपिटल गुड है। यानी कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन बार द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ओवर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। सही बात है, अगर 2 स्टेटों के बीच की अगर लड़ाई है तो वो कोई भी कोर्ट नहीं देखेगी,
वो देखेगी कौन? उसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है, उसके लिए स्पेशल अधिनियम है, एक्ट भी है। किसका? वोटर डिस्प्यूट एक्ट का 1956 का। तो इसमें कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पार्लियामेंट ये बात बोलता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आर्टिकल 262 एम्पावर करता है इंटर स्टेट काउंसिल को ऐसे मामलों पे बोलने के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल करता तो है लेकिन 262 नहीं होता मित्र, 263 होता है। खा गए ना धोखा? तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि सही क्या होगा? ओनली 1 होगा। 9th क्वेश्चन, जो चंबल रिवर है वो जानी जाती है अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए, जिसको चंबल रेविन्स कहा जाता है। चंबल नदी अपने बीहड़ स्थलीकृत के लिए जानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। चंबल नदी यमुना से मिलने से पहले गहरी घाटी और अपरदित भूभाग से होकर बहती है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरा पहले से कनेक्टेड भी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है और आर एक्सप्लेनेशन है एक ही। ठीक है बालको। लास्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपद का। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इसी इंटेंसिटी से रिपीट होता है। वत्स कौसंबी है, अरे ये तो यहीं पे बिल्कुल ठीक है। और मगध राजगृह, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, यानी कि पहले पे ए दूसरे पे बी, पहले पे ए दूसरे पे बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बालको ए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि जो लोहित रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है इनमें से किसकी? बताओ बच्चों। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। जितना भी आप लोग मेरा साथ दे पा रहे हो, है ना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाय सीरीज डाउन जा रही है और मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें फिर अगर किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उनके साथ हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है। ये तो मैंने पहले से ही सोच लिया है कि मैं या तो काम ये कर सकता हूं कि जी तुम्हें खुश कर दूं कि मैं 25 क्वेश्चन वो लाऊं बिल्कुल आसान आसान वाले और तुम उसको खुश हो जाओ। लेकिन मैं एक मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहा हूं स्पेसिफिकली सीजीएल के लिए, जो कि यूजफुल साबित होगा हर एक एग्जाम में। अगर तुमने वो 25 क्वेश्चन डेली तोड़ना सीख लिए ना तो यकीन मानो वो क्वेश्चन इतने टफ और इतने एग्जाम रिलेवेंट होंगे कि तुम्हें वो क्वेश्चन सीधे सीधे तुम्हारे एग्जाम में दिखाई देंगे। तो बाकी आप लोग जितना प्यार कर सकते हो, जितना प्यार बरकरार रख सकते हो, उतना आप लोग रख रहे हो। और इधर से तुम्हारा भाई भी जितना जलवा बरकरार, जितनी मेहनत कर सकता है उतनी कर रहा हूं। मेरी जो क्लासेस हैं वो स्टेट में भी है 6-6 घंटे की, उसके बाद चाय सीरीज भी है, उसके बाद दफ्तर सीरीज भी है, अब वन शॉट भी देने हैं। और अब मैंने तुम्हें इसी के साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज पे भी काम कर रहा हूं, मॉक टेस्ट है ना, वो जो बहुत अच्छे तुम लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बाकी कोई बात नहीं बेटा, अपने हिस्से के हाथ पैर मारते रहेंगे, रिजल्ट दूसरी बात है, लेकिन एफर्ट में कोई कमी नहीं आएगी। दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ। ध्यान रखो अपना। जय हिंद, जय भारत।